डाउट है कोई किसी का पास्ट टॉपिक्स में से जो हुए हैं? अगर डाउट ना आने के दो रीजंस होते हैं, या तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है या कोई ज्यादा पढ़ रहा है। तो आई होप सो सेकंड रीजन हो मेरी क्लास के बच्चों का। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स में कंटिन्यू करते हैं फिर। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। मार्केट तो बाद में। डिमांड कंप्लीट हो गया था, प्लस सप्लाई का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। व्हाट इज सप्लाई फैक्टर, शिफ्ट, मूवमेंट अराउंड सप्लाई कर्व, ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो कोई डाउट है किसी को इन टॉपिक्स में से? क्लियर है ना सबका? आई कंसीडर कि सबके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। सी एग्जाम्स में आपके मार्च में है, अराउंड 15 मार्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू एकेडमिक कैलेंडर। और अगर देखा जाए आज होगी 19th, तो 1.5 महीना भी आपके पास पूरा नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपकी वेकेशंस आ जाएंगी। एक तो आपको कॉलेज की साइड से 10 दिन का ब्रेक मिलेगा, अराउंड 10 डेज, स्पेशली एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और उस टाइम में आपके सारे जो इंटरनल्स के जो भी मार्क्स हैं वो सब अलॉट होंगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इज, इस 1.5 महीने में आपकी हॉलीडेज भी हैं। जैसे इवेंट्स वाली हॉलीडेज, रिपब्लिक डे, 5-6 दिन आप वैलेंटाइंस डे में भी खराब करोगे। तो आई होप सो कि 1 महीना भी पूरा नहीं है एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आई सजेस्ट कि जो लास्ट के 10 दिन है, 10 या 15 दिन, वो आप रखना अपने रिवीजन के, कि हर एक सब्जेक्ट की उतने टाइम में रिवीजन हो जाए। और इसका मतलब है कि फेब के एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस ऐसे कंप्लीट होने चाहिए कि चाहे कल एग्जाम्स हो जाए आपको इशू ना हो, आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्केड्यूल करो सारा, टाइमिंग्स को अलॉट करके कि कितने दिन है आपके पास किस सब्जेक्ट के लिए, और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो फटाफट से, क्योंकि 1.5 महीना भी पूरा नहीं है आप लोगों के पास। नाउ मुझे डिमांड सप्लाई मेरा कंप्लीट हो गया था, अब मुझे इक्विलिब्रियम का टॉपिक करवाना है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सक्यूज मी होता है, मैम। या मैम जैसे अभी दीपाश्री में मैम पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट पार्ट 3 है। हम्म सो इसके अंदर में हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया ना? मुझे उसके कंटेंट्स भेज देना एक बार दीपाश्री के, मैं आपको देख के अ, बता दूंगी। ये नहीं मैम, जैसे मैम पार्ट 3 जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है। देन हम्म उसके नीचे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये सब हमने नहीं किया ना अभी। नहीं नहीं और नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हुआ। हाँ, तो मैम एग्जाम में कितने आएंगे मैम? ये 4 के 4 पार्ट आएंगे? ये दीपाश्री की पूरी बुक आएगी मैम, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 की है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मैंने आपको मैम कंटेंट भी भेज दिया है। फर्स्ट पार्ट तो है ही पूरा ऑलमोस्ट। यस मैम, सेकंड पे है शायद। पूरा हाँ, है सेकंड। सेकंड भी है, इंडिफरेंस कर्व का आ गया ना इसमें। यस मैम। थर्ड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हाँ, कंप्लीट है ये। अभी इस पे परफेक्ट कंपटीशन पे हम लोग आए नहीं हैं, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हुआ। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आपका हो गया है ऑलमोस्ट पूरा ही, यस एग्जाम्पशंस मैम। ये सारे हो गए आपके। प्राइस इफेक्ट मैंने बता ही दिया था, डेरिवेशन, डिमांड कर्व, ये भी हो गया। ठीक है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये तो आपका हो गया है। आपको थर्ड फोर्थ पार्ट करना है, वो भी हुआ नहीं है।
यस मैम, मैं तभी इसलिए पूछा क्योंकि क्योंकि मैम आपने बोला ना कि वो फ्राइडे नहीं, सॉरी, फरवरी तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस। तो मैं सोचा मैं हम्म। कि इतना सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एंड फिर अभी मार्च में मतलब पेपर है, तो इसलिए पूछा मैं कि कहीं आ तो नहीं रहे या कितना आ रहा सिर्फ पूछ क्लास पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि क्लास में तो आपकी 2 यूनिट्स हो गई है ना, और थर्ड भी आपकी बिल्कुल एंड पे है। रहा। तो यस कोशिश करो कि अपनी एटलीस्ट 3 यूनिट्स तो पूरी प्रिपेयर हो जाए। यस मैम। जैसे एग्जाम्स में चॉइस आती है, तो उस चॉइस का फायदा ये होता है कि जैसे अगर 4 यूनिट है आपकी, तो कोई भी 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लो कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन डू इट। और फोर्थ का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर बाकी तीनों यूनिट का कोई क्वेश्चन आपको स्किप करना हो तो एटलीस्ट आप फोर्थ का अटेम्प्ट कर सको। तो यस मैम। बिल्कुल स्किप मत करना कोई भी यूनिट। हर यूनिट का थोड़ा आइडिया रखना कि अगर आंसर लिखना हो तो यू कैन राइट। यस मैम। और पास्ट ईयर पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करने हैं, इसमें 2019 का नहीं है और 20 का नहीं है। तो मैम ये इसलिए नहीं हो क्योंकि ये पुराने एडिशन की होगी ना, वैसे हाँ मैंने हाँ, बुक तो नहीं परचेज की थी, लेकिन मैम नई वाली एडिशन की मिली ही नहीं कहीं पे भी मैम। एक तो इंस्टेंटली 1 साल पहले का कहीं पे भी आता नहीं है पेपर। हाँ हाँ मैम, क्योंकि ये भी है। पेपर्स जैसे अगर मान लो कि मई में है, तो अराउंड अप्रैल में बुक्स प्रिंट होती हैं, तो और सप्लाई होनी इनकी स्टार्ट होती है, 1-2 महीने लग जाते हैं प्रिंट होने के बाद भी। तो इसी वजह से एक पेपर आ नहीं पाता, ये ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पास्ट ईयर पेपर्स का ये फायदा है, एक तो उससे आपको अपनी टाइम लिमिट पता लगती है कितने टाइम में आपको पेपर करना है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जब आप पढ़ोगे ना, इन 10 पेपर्स को पढ़ोगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है और किस चैप्टर में से कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। यस मैम। पेपर चाहे कुछ और करो ना करो, पेपर जरूर देख लेना एक बार सारे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट आनी है ही, छोड़ना मत इसमें से कुछ। यस मैम। इसका चैप्टर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड्स ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। यस मैम। इसमें मैम पूरा थ्योरी थ्योरी है मैम। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हम थे डिमांड सप्लाई के टॉपिक पर। डिमांड, ये हो गया डिमांड, दिस इज सप्लाई। और कोई डाउट है किसी का? आई एम कंसीडरिंग सब बच्चे काफी प्रो है, किसी का भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम से। तो फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस या फिर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब किसी चीज का स्टेबल होना, स्थिर होना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहता है कि इस वाले पॉइंट पर इकोनॉमी हमारी स्टेबल होती है, बैलेंस होती है। बैलेंस किस चीज में होती है? डिमांड में और सप्लाई में। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी चीजें हमारी मार्केट में अवेलेबल है खरीदने के लिए, उतनी ही चीजों की डिमांड आ रही है। जैसे हमारा एग्जांपल चल रहा था क्लोथ शॉप का। तो एक कपड़े की दुकान है, अगर मान लो कि उस शॉपकीपर ने 100 टी शर्ट्स रखी बेचने के लिए, अपनी दुकान में स्टॉक रखा 100 टी शर्ट्स का। तो उस टाइम पर अवेलेबिलिटी ऑफ टी शर्ट्स मतलब सप्लाई ऑफ टी शर्ट्स हो गई 100। नाउ सेकंड पॉइंट आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आए, लोग कपड़ा खरीदने के लिए आए। अगर डिमांड 100 टी शर्ट्स की ही आ गई, मतलब जितनी टी शर्ट्स अवेलेबल थी उस दुकान पे, वो सारी टी शर्ट्स की डिमांड आ गई, कुछ भी टी शर्ट कम नहीं पड़ी, कुछ भी टी शर्ट ज्यादा नहीं पड़ी, उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। इस स्टेट पर जो हमारी सिचुएशन है वो स्टेबल है। तो जैसे सप्लायर एज्यूम करके चल रहा है कि अगर आज मैंने 100 टी शर्ट्स अवेलेबल कराई और 100 की 100 टी शर्ट्स की डिमांड आ गई, तो अगली बार भी अगर मैं 100 टी शर्ट्स अवेलेबल कराऊंगा तो उतनी ही टी शर्ट्स की डिमांड आएगी। तो इस केस में स्टेबिलिटी हो गई ना, हमारा जो डिसीजन है स्टॉक रखने का या फिर टी शर्ट्स अपनी दुकान में रखने का, वो स्टेबल हो गया। मतलब सारे फैक्टर्स बैलेंस हो गए। जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो डिमांड कर्व है, और अपवर्ड स्लोपिंग वाला सप्लाई कर्व। वाई एक्सिस पे प्राइस है किसी भी गुड का, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ गुड्स कोई भी आइसक्रीम खरीद रहा है। ठीक है, अब जो रेड कलर का पॉइंट है सेंटर पॉइंट, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट।
ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इस पॉइंट पर डिमांड भी 7 यूनिट्स की है और सप्लाई भी 7 यूनिट्स की है। अगर ग्राफिकली देखें तो एट दिस पॉइंट डिमांड कर्व कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को। तो मतलब जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें एक्स और वाई एक्सिस से, तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आएगा। प्राइस क्वांटिटी के आगे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है तो वो नॉर्मल प्राइस भी हो सकता है। नॉर्मल प्राइस मतलब जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर ना हो। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो। इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस या फिर स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसका मतलब है ना ज्यादा डिमांड हो ना ज्यादा सप्लाई हो। इसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो वी कैन से नो एक्सेस डिमांड या फिर नो एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। अब इधर तो हमने देखा $2 के प्राइस पे 7 यूनिट्स ही डिमांड की और 7 की ही सप्लाई की। वट इफ अगर प्राइस लेवल चेंज हो जाए तो डिमांड सप्लाई पर क्या फर्क आएगा? अच्छा, कोई भी इकोनॉमी है, सबसे पहले पॉइंट, हमारे पास दो टाइम पीरियड है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये मैंने पहले भी बताया था। शॉर्ट रन में कोई भी एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, मतलब रैंडम होते हैं जिसे हम बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी कोचिंग सेंटर की, अपने कॉलेज की बात करो, अगर आप कॉलेज में हो, शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं क्या क्या चीजें चेंज कर सकती हूँ? टेबल्स, चेयर्स, बोर्ड, जो बोर्ड जिस पे पढ़ाते हैं, मार्कर। ठीक है, ये चीज एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आई कैन चेंज। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या चीज फिक्स हो गई? बिल्डिंग, कॉलेज के प्रीमिसेस। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है और मैं कॉलेज शिफ्ट कर सकूं, तो वो फैक्टर फिक्स हो गया ना कि उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए या फिर उस पर्टिकुलर साल के लिए वो कॉलेज वहीं रहेगा। तो ये हो गया शॉर्ट रन, जहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी फैक्टर को चेंज कर सकें। और लॉन्ग रन मतलब जहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, हम हर एक फैक्टर को बदल सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, हमारे को अगर 1 साल का टाइम दिया जाए तो आई कैन शिफ्ट द कॉलेज, कॉलेज में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकती हूँ। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल और शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स। अब शॉर्ट रन में इकोनॉमी में एडजस्टमेंट होती है, अगर डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई ज्यादा हो, तो जो मार्केट के फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमी को अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाते हैं, मतलब बैलेंस पॉइंट पे लाते हैं। तो लॉन्ग रन में हर एक इकोनॉमी अपने स्टेट ऑफ बैलेंस पे आ जाएगी। स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगे। तो ये बात हमेशा के लिए फिक्स है कि इन द लॉन्ग रन एवरी इकोनॉमी रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके। अब आफ्टर रीडिंग दिस इक्विलिब्रियम, हमने यहाँ पे देखा कि $2 पे इकोनॉमी डिमांड कर रही है। 1 सेकेंड। हियर वी सी कि $2 पे प्राइस लेवल है 2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 7 यूनिट, 7 ही डिमांड 7 ही सप्लाई। अब बात आती है अगर प्राइस लेवल चेंज हो जाए, एज्यूम करो प्राइस लेवल $2 से बढ़कर 2.50 हो गया, मतलब $0.50 प्राइस लेवल बढ़ गया। पहला पॉइंट तो प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज पहले अगर उसे $2 दे के मिल रही थी, अब वही सेम चीज उसे $2.50 दे के मिलेगी। तो इसका मतलब कंज्यूमर की रियल इनकम या फिर उसकी परचेजिंग पावर फॉल हो जाएगी। अब इस केस में डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड साइड मूवमेंट होगी। मूवमेंट क्यों होगी? मूवमेंट मतलब सेम डिमांड कर्व पे किसी और पॉइंट पे हम जा रहे हैं, ठीक है, वो हो गई मूवमेंट। तो यहाँ पे मूवमेंट क्यों हुई, शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? मूवमेंट होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर प्राइस लेवल में चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी डिमांड की कंडीशन में प्राइस लेवल चेंज होगा और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, तो डिमांड कर्व के साइड में मूवमेंट होगी। और अगर प्राइस लेवल हमारा कांस्टेंट रहा और बाकी फैक्टर्स में चेंज हुआ तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। ठीक है, इस गिवन केस में हमने प्राइस लेवल चेंज किया है, इसलिए डिमांड कर्व में मूवमेंट है। अब माइक का अपना म्यूट कर दो, किसका माइक खुला हुआ है?
अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ $2 से 2.50 हुआ, तो इस केस में कंज्यूमर की परचेजिंग पावर हो गई कम, डिमांड लेफ्ट साइड मूव हुई 4 यूनिट्स पर। सिमिलरली मैंने आपको बताया प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होकर 10 यूनिट्स हो गई। अब जो बीच में 6 यूनिट्स का डिफरेंस आया, 4 और 10, जो 6 यूनिट्स का डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हमें बताता है कि मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी उनसे कम की रिक्वायरमेंट्स थी। जैसे अगर मैंने कहा 100 टी शर्ट्स, अगर 100 टी शर्ट्स किसी शॉपकीपर ने रखी, अब टी शर्ट का प्राइस ज्यादा हो गया, तो कंज्यूमर पहले जितनी टी शर्ट्स खरीद रहा था अब वो उतनी नहीं खरीदेगा, अब कम टी शर्ट्स खरीदेगा। तो इस वजह से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड गिरेगी, तो टी शर्ट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। दिस इज अ लॉस, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक बढ़ाता है हमारी शॉप का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब जहां पर सप्लाई लेवल ज्यादा है डिमांड से, और इसे अनदर टर्म्स में कह सकते हैं एक्सेस सप्लाई लेवल। एक्सेस मतलब ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा सप्लाई लेवल। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है किसी का, या फिर शुड आई रिपीट? नो मैम। ठीक है। अब ये तो बात हुई जब प्राइस लेवल कम हुआ। अब एज्यूमिंग की प्राइस लेवल, वो तो बात थी प्राइस लेवल बढ़ा, अब एज्यूमिंग की प्राइस लेवल कम हो गया, तो नाउ एज्यूम प्राइस लेवल $2 से बढ़कर, $2 से कम होकर 1.50 हो गया, मतलब 0.50 प्राइस लेवल कम हुआ। प्राइस लेवल कम होने का मतलब है, पहले कुछ प्राइस लेवल देकर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट खरीद रहा था, अब उसे उससे कम प्राइस लेवल देना है, अभी भी उसे पूरी 1 यूनिट मिल रही है। तो प्राइस लेवल कम होने की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी या फिर रियल इनकम बढ़ेगी, और इसी रीजन से डिमांड का राइटवर्ड साइड मूवमेंट होगी। राइटवर्ड साइड मूवमेंट मतलब 10 यूनिट्स, 7 से 10 यूनिट्स डिमांड बढ़ जाएगी। अब प्राइस लेवल गिरा मतलब सप्लाई लेवल भी कम होगा, क्योंकि वी नो प्राइस और क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो सप्लाई डिक्रीज होकर 4 यूनिट्स हो गई। अब डिमांड और सप्लाई में जो ये गैप आया 4 और 10 के बीच, 6 यूनिट्स का गैप, इसे हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई, इसलिए ये एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब जितने गुड्स हमें चाहिए थे उतने गुड्स अवेलेबल नहीं है। मैम ठीक है, आवाज क्लियर नहीं है। यस मैम। ओके। यस मैम। ब्रेक हो रही है क्या? नहीं मैम, अभी ठीक है। और प्राइस लेवल कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर 10 यूनिट्स हो गई। सिमिलरली प्राइस लेवल कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होकर 4 यूनिट्स हो जाएगी, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे इन द केस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जो ये गैप आया 4 और 10 यूनिट्स का बीच, 6 यूनिट्स का गैप, ये 6 यूनिट्स का गैप हमें बताएगा कि मार्केट में शॉर्टेज है, मीन्स जितना डिमांड लेवल था उतने गुड्स की सप्लाई हमें नहीं मिल पा रही है, और इसे अनदर टर्म्स में हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। डाउट तो नहीं कोई किसी को? नो ठीक है। मैम। अब ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, इसे मैं एक बार नोट्स में से कराती हूँ आपको। इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। तो सप्लाई फैक्टर्स इम्पैक्टिंग सप्लाई, ये सब टॉपिक्स हो गए थे, ग्राफ्स। ये पढ़ा है किसी ने? पेंट्स लिया हो किसी ने पढ़ने का? जो ये नोट्स दिए थे मैंने, पढ़े हैं किसी ने ये नोट्स? गुड।
जो हम अभी पढ़ रहे थे, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड, वो पॉइंट भी इसमें कवर्ड है विथ थ्योरी। तो अब बात आती है अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस की, कि हमें इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का इफेक्ट बताना है अगर डिमांड लेवल राइटवर्ड शिफ्ट हो। मतलब अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें बताना है अकॉर्डिंगली कि डिमांड और सप्लाई लेवल्स चेंज होते रहेंगे कम या ज्यादा या कुछ प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड लाइंस में डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। सॉलिड लाइन या फिर बोल्ड लाइंस, ये लाइंस हमें बताती है इनिशियल सिचुएशन की बेस ईयर में क्या सिचुएशन थी, और डॉटेड लाइंस हमें ये बता रही है कि चेंज सिचुएशंस क्या है। यस मैम। तो फर्स्टली एक्स और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस क्वांटिटी प्लॉट किया। एस एस इज द सप्लाई कर्व, डी डी इज द डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई। और बॉर्ड लाइंस के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया जब प्राइस लेवल पी और क्वांटिटी है क्यू। नाउ सेकंड थिंग इज, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, तो हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे। हमने सबसे पहले डिमांड कर्व को राइटवर्ड साइड शिफ्ट करके ड्रॉ किया। अब डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम डी डी टू डी डी वन। अब ये डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व जहां पर हमारे सप्लाई कर्व को कट करेगा, वो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वी कैन सी इक्विलिब्रियम पॉइंट पी से बढ़कर पी वन हो गया और क्यू से बढ़कर क्यू फाइव हो गया। ठीक है, क्यू वन सॉरी, ये क्लियर है। यस मैम। अब इसी तो के, मैम इसमें प्राइस भी इंक्रीज कर गया ना फिर। हाँ प्राइस इंक्रीज किया क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड सेम थी, सिर्फ और सिर्फ डिमांड बढ़ी है, इसलिए प्राइस इंक्रीज कर गया। यस मैम, P1 पॉइंट इसमें लिख रखा है। पी से पी वन प्राइस लेवल और क्यू से क्यू वन यस क्वांटिटी लेवल। यस। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं मैम, अभी तो ठीक है। सेकेंड सिचुएशन आती है अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड साइड शिफ्ट हुआ। तो सिमिलर सिचुएशन, हमने डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करके पी और क्यू क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई निकाली इनिशियल। नाउ सप्लाई लेवल राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब एस एस से एस वन साइड सप्लाई लेवल शिफ्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर प्राइस लेवल, हम वी कैन सी कि जो न्यू प्राइस है वो पुराने वाले प्राइस लेवल से नीचे लाई कर रहा है। पी से पी वन प्राइस लेवल हो गया, क्यू से क्यू वन क्वांटिटी लेवल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट केस आएगा अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या फिर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड होगा। इसके नेक्स्ट आएगा प्रोपोर्शंस में जब डिमांड और सप्लाई मैम शिफ्ट दोनों ही होंगे। केस में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें तो प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है ना। आप किस केस की बात कर रहे हो। अभी जो आपने ऊपर दो दिख बताया उसमें दोनों में ही हम लोग का क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ गया। इसमें तो कम हुआ है, इसमें भी कम हुआ है, इसमें बढ़ गया। अच्छा, इन केस की बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि इसलिए बढ़ा, एक में तो हमारा डिमांड का राइटवर्ड साइड शिफ्ट हुआ। अगर डिमांड राइटवर्ड साइड शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब है अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सैनिटाइजर और मास्क की। अगर सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज में ज्यादा अमाउंट पे सैनिटाइजर्स बनेंगे ना। ज्यादा अमाउंट बनने का मतलब है मार्केट में ज्यादा चीजें अवेलेबल है खरीदने के लिए। सिमिलरली अगर सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड होगा, अगर सप्लाई का शिफ्ट राइटवर्ड है, तब भी तो हमारा डायरेक्टली सप्लाई कर्व ही बढ़ रहा है, क्वांटिटी से क्वांटिटी वन पर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। मैम सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो जा रहा है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई हो गई। मतलब अगर 100 टी शर्ट्स अवेलेबल हैं, खरीदने वाले सिर्फ 60 हैं। अब 60 का मतलब है तो बाकी की 40 टी शर्ट्स होंगी। अब उस सेलर के लिए वो स्टॉक हो गई ना। तो सेलर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि 100 की 100 टी शर्ट्स बिके, चाहे उसे प्राइस लेवल कम करना पड़े। तो वो कम प्राइस लेवल पर टी शर्ट्स को ज्यादा अमाउंट में बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस मतलब एक्सेस सप्लाई का केस हो गया ना। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में
हमेशा प्राइस लेवल कम होगा क्योंकि कंपैरेटिवली सप्लाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड। क्लियर है? यस मैम। मैम यस मैम। मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, सब कनेक्ट करके रखना। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं, इनको रीड कर लेना। ओके मैम। वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व ये हो गया सारा। इलास्टिसिटी कंप्लीट। डिमांड वैरायटी ऑफ सप्लाई कर्व। बैड न्यूज। इस यूनिट में सिर्फ टैक्सेशन का प्रॉफिट वो रह गया, टैक्सेशन का टॉपिक। बाकी थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीट है। 4 है। प्रोडक्शन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन रह गया है, और इसमें से टैक्सेशन। चलो ठीक है। तो आई एम एंडिंग मैम दिस ये क्लास। मैम ये वाली बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? यस मैम, बस ये एक बार मैंने यूनिट दिखा दो। पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने आपको। यस मैम। मैम ये स्क्रीन शेयर कर दो।